नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल ज्ञान एक खोज। गुरु घंटाल के ज्ञान सीरीज़ में आज बढ़ते हुए हम नए ज्ञान की तरफ चलते हैं। पूरा वीडियो देखिएगा तो आपको पूरा ज्ञान मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। ये आपको फ़ोटो में जो दिख रहा है हाथी, इसका नाम है सेन मोंगलम बॉबकट। ये मन्नारगुडी जो एक जगह है तमिलनाडु में, उसका मंदिर है विद्या बालस्वामी मंदिर। माफ़ कीजिए, विद्या राज गोपाल स्वामी मंदिर, मन्नारगुडी तमिलनाडु में। वहाँ का ये मंदिर का ये हाथी है सेन मोंगलम बॉबकट। ये अति प्रसिद्ध है और इसका जो आपको बाल दिख रहा है इसकी वजह से भी काफ़ी प्रसिद्ध है। साउथ में जितने भी मंदिर होते हैं वहाँ पर हाथी रखने की परंपरा होती है। ये सामने जो फोटो दिख रहा है एक साइकिल चलाता हुआ एक आदमी का चित्रकारी बना हुआ है। चित्रकारी का पत्थर में उकेरा हुआ है। यह 2000 साल पहले बनाई हुई एक कलाकृति है। यह तमिलनाडु में पंचवर्ण स्वामी मंदिर है। यह मूर्ति 2000 साल पुरानी है, ऐसा वैज्ञानिकों का मानना है। तो ये फ़ोटो देख के ही ये जो कलाकृति उकेरी गई है, पत्थरों पर तराशी गई है 2000 साल पहले, इससे पता चलता है कि उस समय भारत काफ़ी डेवलप हो चुका था। लेकिन आज का स्थिति जैसा आप देख रहे हैं कि तालिबान जैसा जो 1400 साल पहले की सोच रखने वाले लोग अफ़गानिस्तान पर काबिज हो चुके हैं और वहाँ की सब चीज़ें ख़त्म कर रहे हैं, तो हो सकता है कि भारत बहुत पहले 2000 साल पहले 2500 साल पहले बहुत ज़्यादा डेवलप रहा हो और उस पर बारबेरियन कुछ लोग अटैक करके सब कुछ ख़त्म कर दिए हों। क्योंकि आज भी साइंटिस्ट कुछ भी खोजते हैं तो उसे रिसर्च कहा जाता है, सर्च नहीं कहा जाता। रिसर्च मतलब पुनः खोज किया गया है, वो पहले खोजा जा चुका था। अगला ज्ञान, ये सामने आपको दिख रहा है, ये मंदिर में छोटा छोटा पिलर एक मंदिर है, द नेलापय्यर कांथीमती अम्बल टेम्पल इन तिरुवनवेली। तिरुवनवेली एक जगह है तमिलनाडु में। वहाँ पर एक मंदिर में एक पिलर है, 48 पिलर छोटे छोटे ऐसे गोले गोले पिलर हैं, जहाँ करके एक भी पिलर पे अगर आप टैप कीजिएगा, हाथ से कुछ उसको स्पर्श कीजिएगा या कुछ हवा उसे गुजरता है तो ये बहुत मधुर संगीत, मधुर ध्वनि उसमें से निकलता है। ये इस तरीके से इंट्रिकेट तरीके डिज़ाइन से बनाया हुआ है कि एकदम मधुर संगीत, अगर पिलर को आप थोड़ा सा भी टैप करते हैं, थोड़ा सा उसमें नॉक करते हैं तो बहुत सुंदर आवाज़, मधुर संगीत की आवाज़ सुनाई देती है। ये सामने आपको जो दिख रहा है ये हॉलमार्क की निशानी वाला है। अगर आपको 91.6 जो आपको दिख रहा है, 91.6 जो दिख रहा है हॉलमार्क लिखा हो, तो ये 22 कैरेट का सोना है। 22 कैरेट का सोना मतलब कि 91.6% उसमें सोना है और बाकी तांबा मिला हुआ है उसमें। अब पूछिए तांबा यानी कॉपर क्यों मिलाया जाता है? तो गोल्ड जो होता है बहुत मुलायम होता है, उसको कठिन करने के लिए, उसको थोड़ा हार्ड करने के लिए तांबा मिलाया जाता है, कॉपर मिलाया जाता है। अगर 24 कैरेट का सोना है तो मतलब 100% उसमें गोल्ड है, 100% सोना है, उसमें कोई मिलावट नहीं है। अगर 18% गोल्ड लिखा हुआ है उसमें तो 75%, मतलब 18 कैरेट अगर लिखा हुआ है तो 75% गोल्ड है और 25% उसमें वही मिलाया हुआ है कॉपर, उसको हार्ड करने के लिए। तो इसी हिसाब से आप देख कर लिया कीजिए। वैसे भारत सरकार ने मैंडेटरी कर दिया है कि हॉलमार्क अब लगाना है ही। आइए प्रमुख दरबारी कवियों के बारे में जानते हैं। बाण भट्ट जो थे वो हर्षवर्धन के समय के उनके दरबारी कवि थे। हर्षवर्धन का राज्यकाल था 606 से 647। वर्धन इसका नाम हुआ करता था, वर्धन खानदान का था ये। वाकपतिराज ये वशोवर्मन के थे, 700 से 740 ईस्वी तक चंद्र खानदान का था ये। पद्मगुप्त परिमल वाकपति मुंज 973 से 996 परमार किंगडम से। ये दरबारी कवि हैं जिन्होंने कुछ कुछ लिखा है, तो उन्हीं का इतिहास हमें आज तक देखने को मिलता है, इतिहास हमने को पढ़ने को मिलता है। वल्लाल जो थे वो राजा भोज के समय के थे। बिल्हन विक्रमादित्य चौथे के समय के थे। संध्याकर नंदिन रामपाल के समय के थे। राजा रामपाल, ये जो लेफ्ट साइड में है वो कवि का नाम लिखा हुआ है और जो राइट साइड है वो राजा का नाम है और उनका समयकाल दिया हुआ है। हेमचंद्र कुमारपाल, जय सिंह कुमारपाल, आनंद भट्ट, बल्लाल सेन, चंद्रवरदाई, पृथ्वीराज। चंद्रवरदाई ने जो पृथ्वीराज रासो लिखी है वो उस समय के ज़माने का नहीं लिखा हुआ है, उसमें थोड़ा सा भेद है। जैनक पृथ्वीराज III, जयचंद्र हमीरदेव राजा हमीरदेव के शासनकाल में थे और राजनाथ राजा अच्युत देव के थे। आप इसमें डेट जो लिखा हुआ है आप उसके डेट के हिसाब से पढ़ सकते हैं।
अभिलेखों में जो प्रयुक्त होता है, जैसे कि बहुत सारा आप सुनते हैं कि ये अभिलेख में लिखा हुआ है प्राकृत लिपि, ब्राह्मी लिपि। तो अभिलेखों में जो लिपि प्रयुक्त होता है, लिपि कहने का मतलब कि जिस शैली में लिखा जाता है, जैसे हिंदी जो है देवनागरी लिपि में लिखा जाता है, संस्कृत जो है देवनागरी लिपि में लिखा जाता है और अंग्रेजी जो है रोमन लिपि में लिखा जाता है। वैसे ही बहुत सारी लिपि हुआ करती हैं। तो प्राकृत लिपि क्या है? ये आरंभिक अभिलेख प्राकृतिक भाषा है जिसका अभी तक हमें तोड़ ही नहीं मिला है कि आखिरकार उसका मतलब क्या होता है। उसी प्रकार ब्राह्मी लिपि है। अशोक के शिलालेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। यह लिपि बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती है, जो कि अभी भी हिंदी जो लिखते हैं आप, वो बाएं से दाएं ही लिखा जाता है, और उर्दू होता है कि दाएं से बाएं लिखा जाता है। खरोष्ठी लिपि, अशोक के कुछ शिलालेख खरोष्ठी लिपि में लिखे गए हैं जो दाएं से बाएं होते हैं। उसी तरीके से यूनानी एवं अरामाइक लिपि होता है, जो पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान में अशोक के शिलालेख में इन लिपियों का प्रयोग किया गया है, यूनानी और अरामाइक, क्योंकि थोड़ा वो अलग देश भी था ना उस समय, ईस्टर्न कंट्रीज़। प्रमुख अभिलेख जानते हैं और कौन से शासक ने वो अभिलेख लिखवाए हैं। हाथी गुम्फा का जो अभिलेख है वो कलिंग राज खारवेल ने लिखवाया था। कलिंग राज कहाँ है? उड़ीसा वाले, जिस पर अटैक किया था किसने? अशोक ने। तो इसी में लिखा हुआ था कि अशोक ने कलिंग को अटैक किया था, उसको लिखवाया कौन था? कलिंग राज खारवेल। जूनागढ़ का अभिलेख राजा रुद्रदमन, ये गुजरात में लिखा हुआ है, और रुद्रदमन जो था वो शक राजा था, शक खानदान का, शक जो होता है ना वो उसका। नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री, नासिक अभिलेख जो है गौतमी बलश्री ने लिखवाया था। इनका बेटे का नाम क्या था? गौतमी पुत्र सतकर्णी। ये जो काकतीय साम्राज्य, काकतीय नहीं मतलब हाँ वहीं के सातवाहन साम्राज्य के थे ये लोग, काकतीय नहीं। फिर प्रयाग स्तंभ लेख समुद्रगुप्त ने लिखवाया था, उसका दरबारी कवि हरिसेन ने ही लिखवाया था, समुद्रगुप्त के दरबारी कवि ने। ऐहोल अभिलेख जो है, ऐहोल इंस्क्रिप्शन जो है वो पुलकेशिन द्वितीय ने लिखवाया था, और उसी में लिखवाया था कि उसने हराया था किसको? राजा हर्षवर्धन को हराया था नर्मदा घाटी के आसपास, हाँ वहीं पे। मंदसौर अभिलेख जो लिखवाया था मालवा नरेश यशोवर्मन ने लिखवाया था। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश राजा भोज ने लिखवाया था। भीतरी व जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त ने लिखवाया था। देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजय सेन ने लिखवाया था। नोट कर लीजिए, भारतवर्ष का सर्वप्रथम उल्लेख हाथी गुम्फा में मिलता है। भारतवर्ष जो शब्द है उसका अभिलेख मिलता है, वहीं पर उसका उल्लेख मिलता है। अब यही जानते हैं थोड़ा अलग रोचक जानकारी। इंडो पाक जो बॉर्डर है, इंडो पाकिस्तान बॉर्डर, वहाँ पे कौन सी फोर्सेस सबसे पहले भी तैनात रहती हैं? क्योंकि आर्मी हर जगह बॉर्डर पे फ्रंट पे तैनात नहीं रहती है, आर्मी युद्ध के समय बुलाई जाती है। लेकिन उसके पहले जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन जो जितने भी होती है, BSF, ITBP, SSB, असम राइफल्स, ये सब CAPF होते हैं, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस। तो वही पहले अपन बॉर्डर पे रहते हैं लोग। जब युद्ध की बात होती है तब आर्मी जाती है। तो कौन से बॉर्डर पे, कौन से देश के बॉर्डर पे कौन कौन सा फोर्स रहता है, आइए जानते हैं। इंडो पाकिस्तान बॉर्डर फोर्स पे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF, इंडो बांग्लादेश पे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF, इंडो चाइना बॉर्डर पे इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस ITBP के जवान रहते हैं। इंडो नेपाल बॉर्डर पे सशस्त्र सीमा बल SSB के जवान रहते हैं। इंडो भूटान बॉर्डर पे सशस्त्र सीमा बल SSB के जवान रहते हैं। इंडो म्यांमार बॉर्डर पे असम राइफल्स के जवान रहते हैं। तो आप जान गए इतना जानकारी। गुरु घंटाल के आज के सीरीज़ में इतना ही, फिर मिलेंगे। नमस्कार, जय हिंद।